एग्जाम्पल 1.10 में हमें दो कैपिटल Q परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर स्मॉल r दूरी पर दे रखे हैं और इनके ठीक मध्य बिंदु पर एक तीसरा स्मॉल q परिमाण का आवेश रखा है और पूछा गया है कि स्मॉल q का मान और प्रकृति क्या हो कि निकाय अधिकतम संतुलन में रहे, यानी कि पूरा का पूरा निकाय संतुलन में रहे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट याद करिए कि निकाय संतुलन में तब होता है जब निकाय के प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल शून्य होता है। किसी निकाय के संतुलन के लिए आवश्यक है, निकाय के संतुलन की जगह हम साम्य शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, के लिए आवश्यक है कि निकाय के प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल शून्य हो, ये आवश्यक है। प्रश्न में हमें दिया है कि एक आवेश कैपिटल Q यहाँ रखा है, एक आवेश कैपिटल Q यहाँ रखा है और इनके ठीक बीच में एक स्मॉल q रखा है। इसको हमने कह दिया A, इसको हमने कह दिया B, इसको हमने कह दिया C। तो बिंदु C पर स्थित, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, C पर स्थित स्मॉल q आवेश, देखिए इसकी क्या स्थिति है। मान लेते हैं एक बार कि स्मॉल q दोनों कैपिटल Q का सजातीय है, तो ये कैपिटल Q इस पर इस तरफ धक्का मारेगा और बल का मान होगा K Q स्मॉल q। ये टोटल दूरी हमें दे रखी है r, तो आधी दूरी ले लेंगे r/2 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार ये आवेश भी इसको धक्का मारेगा इस तरफ, कितने बल से, K Q/r/2 का होल स्क्वायर। तो आप देखें दोनों आवेशों के द्वारा स्मॉल q पर लगाए गए बल का परिमाण समान है और दिशा विपरीत है, अतः ये संतुलन में रहेगा। और यदि स्मॉल q नेगेटिव होता तब भी ये दोनों बल इतने ही लगते, लेकिन दिशा इस तरफ और इस तरफ होती, अब भी परिणामी बल 0 है। तो ये क्लियर हो गया कि बिंदु C पर जो भी हम आवेश रखेंगे वो संतुलन में रहेगा। तो बिंदु C पर स्थित Q आवेश सदैव संतुलन में रहेगा, सदैव संतुलन में रहेगा, क्योंकि बिंदु A व B पर स्थित प्रत्येक कैपिटल Q आवेश के कारण स्मॉल q पर लगने वाले बल परिमाण में समान व दिशा में विपरीत है। एक बार इसको फिर समझ लीजिए कि यदि ये प्लस का है, ये दोनों प्लस के हैं, तो ये भी प्रतिकर्षित करेगा, ये भी प्रतिकर्षित करेगा, दोनों के परिमाण समान हैं, परिणामी 0। यदि ये माइनस का है तो ये भी आकर्षित करेगा और वो भी आकर्षित करेगा, दोनों का परिमाण समान है, फिर भी 0। तो स्मॉल q चाहे प्लस का और चाहे माइनस का, इन दोनों के ठीक बीच में यदि रख दिया जाए तो वो सदैव संतुलन में रहेगा। तो ये तो संतुलन में है। इसके लिए तो हमें प्लस या माइनस के होने या स्मॉल q के परिमाण से कोई लेना देना नहीं है। अब हम देखते हैं कि A और B में से किसी एक आवेश की बात कर ली जाए। यदि A बैलेंस्ड होगा तो B भी होगा, क्योंकि दोनों सममित हैं। तो हम इसी प्रकार एक अन्य आवेश की बात करते हैं। आवेश मान लीजिए B की बात करते हैं। B के संतुलन के लिए अब देखते हैं, कैपिटल Q इसका सजातीय है तो इस पर धक्का मारेगा इस तरफ, इसको हम कहेंगे FBA, A ने लगाया है। और हम कह रहे हैं कि ये संतुलित रहना चाहिए, कैपिटल Q भी संतुलित रहना चाहिए, ये कैपिटल Q भी संतुलित रहना चाहिए। तो इसका संतुलन तब हो सकता है जब इस पर लगने वाला FBA किसी अन्य बल से बैलेंस हो।
तो स्मॉल q को नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि इस तरफ वो आकर्षण बल लगाए। इस बल को हम कहेंगे FBC। तो B पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। इसका मतलब FBA और FBC का जोड़ 0 होना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब FBA का जो बल है उतना का उतना बल FBC लगाए और विपरीत दिशा में लगाए। ये विपरीत दिशा में तभी संभव है जब Q ऋणात्मक हो, जब ये इसको आकर्षित करे। जितना कैपिटल Q इसको प्रतिकर्षित करता है उतना ही स्मॉल q इसको आकर्षित करे, तभी ये संतुलन में हो सकता है, और आकर्षित तभी कर सकता है जब ये ऋणात्मक हो। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्मॉल q ऋणात्मक होना चाहिए। ये दोनों बल ऐसे तभी हो सकते हैं जब स्मॉल q ऋणात्मक हो। साथ ही साथ इन दोनों का परिमाण देखें तो FBA का परिमाण FBC के परिमाण के बराबर होना चाहिए। परिमाण देखते हैं तो ये आएगा KQ गुणा Q बटे R स्क्वायर, ये आएगा KQ गुणा स्मॉल q अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। तो KQ तो सीधा ही कट गया, ये बचा Q अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4Q अपॉन R स्क्वायर। फिर R स्क्वायर कट हो गया, तो अब हमें मिला Q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q/4। तो स्मॉल q का परिमाण होना चाहिए कैपिटल Q/4 और ये ऋणात्मक होना चाहिए। तो फाइनली हम आंसर देंगे, चूंकि Q ऋणात्मक है अतः स्मॉल q इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल Q/4। तो पॉइंट B भी संतुलन में रहेगा, और B संतुलन में रहेगा तो सममिति के कारण A भी संतुलन में रहेगा। तो स्मॉल q का मान होना चाहिए माइनस कैपिटल Q/4। एग्जाम्पल 1.11 में हमें 4 समान परिमाण के बिंदु आवेश दिए हैं, जिनमें से प्रत्येक का परिमाण 2 माइक्रोकूलम है, और ये x एक्सिस पर इस चित्र के हिसाब से स्थित है। इनकी स्थितियां हैं क्रमशः 0, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। और आपको इस 2 सेंटीमीटर वाले आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है। तब गौर से आप देखें कि इस आवेश पर कौन कौन बल लगाएगा। एक तो A लगाएगा, एक C लगाएगा और एक D लगाएगा। तो हम ये तीनों बल ज्ञात करेंगे, तीनों का अध्यारोपण करेंगे तो आपको इस पॉइंट पर परिणामी बल मिल जाएगा। तो हम देखते हैं, बिंदु A पर स्थित आवेश QA द्वारा बिंदु B पर स्थित आवेश QB पर विद्युत बल। तो ये विद्युत बल हम देखते हैं क्या आएगा। कूलाम का नियम लगाते हैं। F किस पे लग रहा है? B पर। लगा कौन रहा है? A। देखते हैं बल। A B को प्रतिकर्षित करेगा, तो देखिए यूं धक्का मारेगा। इस बल को हम कहेंगे FBA। B पर A द्वारा लगाया गया धक्का। तो K QA QB बीच की दूरी हो जाएगी RAB का स्क्वायर, और ये डायरेक्शन x एक्सिस की दिशा है तो हम कह देंगे I कैप। मान रखते हैं K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, QA है 2 गुणा 10 की घात -6, QB भी 2 गुणा 10 की घात -6, नीचे 2 इंटू 10 की घात -2 और फिर 2 इंटू 10 की घात -2। बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर थी, उसको मैंने मीटर में बदल दिया, तो 2 गुणा 10 की घात -2, और ये स्क्वायर है तो एक बार और लिख दिया। डायरेक्शन है I कैप और मात्रक न्यूटन। तो आप देखेंगे इस 2 से 2 कट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा और बचेगा यहाँ 9। अब घातें जोड़ लीजिए, तो -6 और -6 हो गई -12। -12 में से हम 9 घटाएंगे तो बचेगी -3, और नीचे 10 की घात बचेगी -4। जब आप इस घात को ऊपर लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो 10 की घात 4 में से जब 3 घटेगी तो 1 घात बचेगी, यानी कि 90। इसका मतलब A आवेश B आवेश पर 90 न्यूटन का बल लगाता है I कैप की दिशा में। ये हमने पहला बल ज्ञात कर लिया। अब इसी प्रकार
इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे कि ये जो C पर स्थित आवेश है, बिंदु C पर जो आवेश है उसके QC, उसके द्वारा B पर कितना बल लगेगा। तो बिंदु B पर स्थित आवेश QB पर विद्युत बल, तो कौन लगा रहा है? C। किस पे लग रहा है? B। तो इसको हम कहेंगे BC, B पर C द्वारा लगाया गया बल। तो देखते हैं, तो C इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, दोनों सजातीय आवेश हैं, C B को मारेगा धक्का, इसको कहेंगे F। किसने लगाया है? C ने। लगा किस पर है? B। तो हम कहेंगे BC, B पर C द्वारा लगाया गया बल BC। तो यहाँ कर देंगे QB, यहाँ कर देंगे QC, यहाँ कर देंगे RBC। अब ज़रा डायरेक्शन देखें, इस तरफ है, ये एक्स एक्सिस के विपरीत है, तो लगा देंगे -i कैप। अब K का मान रखा, QB QC का मान रखा, दिशा लिख दी -i कैप। और गौर से देखें, ये दूरी है 4 और ये है 2, तो ये भी कितनी है? 2। तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। और सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे यही सारे आंकड़े आपको वापस मिलेंगे, लेकिन दिशा होगी -i कैप। तो अब फिर 90 आएगा, लेकिन -i कैप न्यूटन। ये आपको FBC मिल गया। अब देखेंगे तीसरे आवेश के द्वारा बल। तो आगे कहेंगे इसी प्रकार बिंदु D पर स्थित आवेश QD द्वारा बिंदु B पर स्थित आवेश QB पर विद्युत बल। अब देखिए QD भी इस B आवेश पर इधर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो ये भी इधर लगेगा प्रतिकर्षण बल, इसको कहेंगे F। किस पर लगा? B पर। किसने लगाया? D ने, FBD। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे FBD, यहाँ QB QD, डायरेक्शन -i कैप, और दूरी ये लेंगे यहाँ पर, इसको कहेंगे RBD का स्क्वायर। अब आप देखें, ये टोटल दूरी है 8 और ये दूरी है 2, तो ये दूरी बच गई 6 सेंटीमीटर। तो अब की बार हम नीचे करेंगे 6 × 10⁻2 का स्क्वायर। तो एक बार फिर लिख देंगे। अब देखते हैं, 2 से 6 कटेगा 3 बार, इस 2 से भी 6 कटेगा 3 बार, और 3 का 3 से गुणा हुआ 9, तो 9 से 9 कट। तो अब की बार आपको ये 9 नहीं मिलेगा। घात देखते हैं, 12 में से -12 में से 9 गई तो -3, नीचे रह गई -4, ये ऊपर आ जाएगी, तो आपको यहाँ मिलेगा 10 -i कैप न्यूटन। तो आपने देखा, एक बल तो लगता है एक्स एक्सिस की दिशा में और 2 बल लगते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की दिशा में। अब हम परिणामी बल ज्ञात करते हैं। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु B पर स्थित आवेश पर परिणामी विद्युत बल, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हम ज्ञात करेंगे बाय थियरी ऑफ सुपरपोजिशन। तो हमें B पर ज्ञात करना है। किस किस ने लगाया? BA ने लगाया, फिर BC, फिर BA ने भी लगाया, C ने भी लगाया, D ने भी लगाया, BD। मान हमने अभी बनाए थे, रखते हैं। ये आया था 90i कैप, ये आया 90 -i कैप, ये आया 10 -i कैप, और मात्रक लगा देते हैं बाहर, न्यूटन। तो देखिए ये कट हो जाएंगे आपस में, और आपका आंसर आएगा 10 -i कैप न्यूटन। मतलब इस आवेश पर परिणामी बल लगेगा 10 न्यूटन और उसकी दिशा होगी -x एक्सिस की दिशा में। इस प्रकार अलग अलग आवेशों के द्वारा बल ज्ञात करके जैसे ही आप उनको दिशा के साथ जोड़ेंगे, आपको परिणामी बल मिल जाएगा। एग्जाम्पल 1.12 में आपको 4 एक समान परिमाण के Q आवेश दिए हैं जो किसी स्मॉल a भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर रखे हैं, और आपको ज्ञात करना है किसी भी एक आवेश पर शेष आवेशों के द्वारा लगाया गया परिणामी बल। तो पहले इसका चित्र बनाते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक वर्ग है, इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C, D।
नाम आप कैसे भी दे सकते हैं, ABCD ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, नाम देना है। 4 पॉइंट्स हैं। यहाँ भी एक आवेश रखा है Q, एक आवेश यहाँ भी रखा है वो भी Q है, यहाँ रखा है वो भी Q है, और जो यहाँ रखा है वो भी Q है, यानी चारों का परिमाण समान है। और आपको किसी भी एक आवेश पर बाकी सब आवेशों के द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है। तो अगले ने आपको दिया क्या है, दिया ये है कि QA, QB, QC और QD ये चारों बराबर के हैं Q। दूसरी बात, इसकी भुजा आपको दे रखी है A, तो सभी भुजाएं बराबर होंगी A। वर्ग की भुजा दे रखी है अपने को A, और हमें किसी एक आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है। तो आप A पर ज्ञात कर लें, B पर ज्ञात कर लें, C पर, D पर, किसी पर भी ज्ञात करें, चारों पर बल का परिमाण एक समान आएगा, लेकिन दिशा अलग अलग होगी। मान लीजिए हम D पर परिणामी बल ज्ञात करते हैं। माना हम इस निकाय के आवेश QD अर्थात बिंदु D पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना चाहते हैं। किसी एक को लेना है, आप किसी को ले लें, D को ले लें, A को ले लें, B से ले लें, C को ले लें, किसी को भी ले लें। मैंने D को ले लिया। प्रत्येक आवेश पर आप देखेंगे लगने वाला जो परिणामी बल आएगा वो समान आएगा, लेकिन दिशा अलग अलग आएगी। यहाँ प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल का परिमाण समान प्राप्त होगा, परंतु दिशा भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी या भिन्न भिन्न होगी। अब हम एक एक करके देखते हैं कि किस प्रकार से बल लगेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि बिंदु D पर जो आवेश बैठा है उस पर कौन कौन बल लगाएंगे। तो D पर जो आवेश बैठा है उस पर एक तो A आवेश बल लगाएगा, A वाला आवेश बल लगाएगा। इस आवेश के द्वारा D पर जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा, इसको हम कहेंगे FDA। D पर A द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल। ठीक इसी प्रकार C भी इधर लगाएगा एक प्रतिकर्षण बल, इसको हम कहेंगे FDC। ठीक इसी प्रकार ये जो तीसरा आवेश है ये भी एक बल लगाएगा। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर तीसरे बल की बात करेंगे। बिंदु D पर स्थित आवेश पर बिंदु A पर स्थित आवेश द्वारा विद्युत बल देखते हैं क्या आता है। कूलाम का नियम लगाते हैं। D पर A द्वारा, तो इसको लिख देंगे DA। दिखा रखी है दिशा K, Q1, Q2, भुजा आपको पता है A है बटा A स्क्वायर, और डायरेक्शन है A से D की तरफ, तो हम कह देंगे AD कैप। FDA इज इक्वल्स टू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर AD कैप। AD कैप का मतलब A से D की दिशा में जाने वाला जो सदिश है उस दिशा में एकांक सदिश, इसको हमने कह दिया नंबर 1। इसी प्रकार बिंदु
C पर स्थित आवेश के कारण बिंदु D पर स्थित आवेश पर विद्युत बल। फिर कूलाम का नियम लगाइए। कूलाम का नियम आपको आता है। किस पे लग रहा है? D पर। कौन लगा रहा है? C। तो लिखेंगे FDC K Q गुणा Q बटे A स्क्वायर। डायरेक्शन देखिए C से D की तरफ है तो लिखेंगे CD कैप। अब CD कैप क्या है? CD की दिशा में एकांक सदिश। आप चाहें तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं CD की दिशा में एकांक सदिश। यहाँ लिख सकते हैं AD सदिश की दिशा में एकांक सदिश। तो ये बनेगा KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर CD कैप। इसको बना दिया नंबर 2। यदि आप गौर से समीकरण 1 और 2 को देखें तो दोनों का परिमाण समान है। मान लीजिए हम इन दोनों के परिमाण को समान नाम दे देते हैं, एक नया नाम दे देते हैं F। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है एक व 2 से स्पष्ट है कि आप गौर से देखें क्या है कि FDA का जो परिमाण है वो इक्वल है FDC के। ध्यान दें मैंने ऊपर सदिश नहीं लगाया है, सिर्फ परिमाण लिखा है। कितना है? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। चलो हम इसको एक नाम दे देते हैं F। इसको हमने F मान लिया। अब इन दोनों बलों का जो परिणामी बल है वो ज्ञात करते हैं। बिंदु D पर लगने वाले बलों FDA सदिश व FDC सदिश का परिणामी बल। मान लीजिए हमने इसको कहा F डैश सदिश। इन दोनों का जो परिणामी है उसको हमने F डैश कह दिया, तो वो आएगा FDA सदिश प्लस FDC सदिश। और जब आप F डैश का परिमाण निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा अंडर रूट FDA का स्क्वायर FDC का स्क्वायर 2 FDA गुणा FDC कॉस। इन दोनों के बीच एंगल है 90 तो लिख देंगे कॉस 90। अभी आपने कहा था FDA का परिमाण F है, इसको भी हमने कहा था F, ये भी F गुणा F और कॉस 90 होता है 0। तो ये आपको मिलेगा 2F स्क्वायर, या आप इसको कह सकते हैं F रूट 2, यानी कि KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर रूट 2। ये आपको मिल गया। इसको हम नंबर 4 लगा देते हैं। ये नियम आपका 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब भी दो सदिश किसी एंगल पे काम करते हैं तो उनका परिणामी अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला गुणा दूसरा कॉस थीटा, इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। हमने 11वीं क्लास में ऐसा पढ़ा था कि R जो होता है रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर, उसका परिमाण अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। A और B दो वेक्टर्स हैं जो थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो परिणामी का सूत्र इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये हमने 11वीं क्लास में सीखा था। तो ये हमने F डैश निकाल लिया। अब आपने ये भी देखा ये F डैश किस तरफ लग रहा है, इसको भी देखते हैं। जब भी दो बराबर के बल होते हैं तो उनका परिणामी बल उनके ठीक बीच में आता है, तो ये F डैश यहाँ ठीक बीच में लगेगा, ये F डैश सदिश। तो इन दोनों बलों का तो परिणामी हमने ज्ञात कर लिया, इसका परिमाण भी हमने अभी देख लिया था। अब हम देखते हैं कि इसकी दिशा क्या होगी। तो ये दिशा किस तरफ है? इन दोनों के समद्विभाजक पर। F डैश सदिश की दिशा, F डैश सदिश की दिशा FDC सदिश व FDA सदिश के ठीक मध्य में
समद्विभाजक दिशा में होगी। जब दो बल बराबर के होते हैं तो उनका परिणामी उनके ठीक बीच में समद्विभाजक पे जाता है। तो यहां से भी 45 डिग्री और यहां से भी 45 डिग्री। ये आ गया एफ डैश सदिश। अब बात करते हैं ये जो तीसरा आवेश बचा था, इन दोनों का तो हमने ज्ञात कर लिया। अब बी वाले आवेश का बल ज्ञात करते हैं। अब बिंदु बी पर स्थित आवेश स्मॉल क्यू के कारण बिंदु डी पर स्थित आवेश स्मॉल क्यू पर विद्युत बल। अब इसको ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो F देखिए B ने लगाया किस पर, D पर, इस तरफ लगेगा। इस फोर्स को हम कहेंगे F, किसने लगाया है, B ने, किस पे लगाया है, D पर। तो F dB, D पर B द्वारा लगाया गया बल, तो K Q गुणा Q, और ये बीच की जो दूरी है इसको हम कह देते हैं BD, BD का स्क्वायर। और डायरेक्शन आप देख सकते हैं BD की दिशा में है, तो BD कैप। और सॉल्व करते हैं तो ये हो गया KQ स्क्वायर। अब जरा यहाँ BD की वैल्यू देखते हैं कितनी है। ये भुजा आप देख सकते हैं A है, ये भुजा भी A है। तो यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये भुजा हमें मिलेगी रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी हम इसको कह सकते हैं A रूट 2। तो आएगा A रूट 2 का स्क्वायर BD कैप, और ये आपको मिलेगी KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर BD कैप। ये आपको मिल गया FDB सदिश का मान। अब आप देख सकते हैं ये FDB सदिश और F डैश सदिश एक ही दिशा में है, यानी इस आवेश पे जो परिणामी बल लगेगा वो इसी दिशा में लगेगा। आता है बिंदु D पर परिणामी विद्युत बल तो आप इसको कहेंगे FD इज इक्वल्स टू F डैश सदिश प्लस FDB सदिश। अब हम F डैश सदिश और FDB सदिश के मान रखते हैं। तो F डैश का मान हमने निकाला था KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर रूट 2, और दिशा थी दोनों के समद्विभाजक पर, यानी कि BD कैप। ये सदिश रूप में लिख दिया। FDB सदिश रखते हैं तो ये आया है KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी भी क्या है, BD कैप। दोनों को जोड़ देते हैं तो आप देखेंगे KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कॉमन है, और यहाँ बचेगा रूट 2 प्लस 1/2, डायरेक्शन आएगी BD कैप। ये आपका बिंदु D पर लगने वाला परिणामी बल। तो अब ये इसका रिजल्ट आ गया। यही रिजल्ट हम यदि यहाँ ज्ञात करते तो यही परिमाण हमें प्राप्त होता, लेकिन दिशा होती A से C की तरफ या AC कैप। यदि हम B पर ज्ञात करते तो परिमाण यही आता, पर दिशा आती DB कैप। यदि हम यहाँ ज्ञात करते तो परिमाण यही आता, पर दिशा आती CA कैप। तो चारों आवेशों पर लगने वाले परिणामी बल का परिमाण तो समान होगा, परंतु दिशा विकर्णतः होगी बाहर की ओर, यूं इस तरीके से। तो आप किसी भी आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं, परिमाण यही रहेगा, ये दिशा अलग अलग प्राप्त होगी। एग्जाम्पल 1.13 में 4 माइक्रोकुलाम के अनंत आवेश आपको दिए गए हैं, जो कि अक्ष पर क्रमशः 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन रखे हुए हैं। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश पर आपको बल ज्ञात करना है। तो सिचुएशन ये है कि मूल बिंदु पर एक आवेश रखा है, मान लीजिए हम इसको Q0 कहते हैं, ये 1 कूलाम है, और ये आपके पास x अक्ष है, इस x अक्ष पर
हम ऐसे निर्देशांक बना लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से। पहला आवेश रखा हुआ है 1 मीटर की पोजीशन पर, यानी कि यहाँ ये Q1। दूसरा आवेश रखा हुआ है 2 मीटर की पोजीशन पर, यानी कि यहाँ। तीसरा आवेश रखा हुआ है 4 मीटर की पोजीशन पर, यानी कि यहाँ। चौथा आवेश रखा हुआ है 8 मीटर की पोजीशन पर, 5, 6, 7, 8 यानी कि यहाँ। और अगला 16 मीटर पर, उससे अगला 32 मीटर पर, इस प्रकार से। और अपने को दिया गया है कि Q1, Q2, Q3, Q4 ये सब इक्वल हैं। इस तरीके से जो अनंतवां आवेश है वो भी सब के बराबर है, इसको हमने मान लिया Q। और इसका मान हमें दे रखा है 4 माइक्रोकुलाम, यानी कि 4 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। अब ये जो आवेश मूल बिंदु पर स्थित है वो Q0 है। माना मूल बिंदु पर स्थित आवेश Q0 है। तो Q0 क्या हो गया? अगले ने दिया है आपको 1 कुलाम, ये 1 कुलाम। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले Q1 के कारण Q0 पे जो बल लगेगा वो देखते हैं। वो इस तरफ लगेगा। इस बल को हम कहेंगे F01। ये Q0 पर लगने वाला बल है Q1 के कारण। ऐसे ही Q2 जो बल लगाएगा वो भी इसी दिशा में लगाएगा, इसको हम कहेंगे F02। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएं तो Q3 जो बल लगाएगा वो भी इसी दिशा में लगाएगा, इसको हम कह देंगे F03। Q4 भी इसी दिशा में बल लगाएगा, इसको हम कह देंगे F04। तो यदि Q0 पर Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन के कारण लगने वाले बल F01, F02, F03, F04 एंड सो ऑन हैं, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से Q0 पर परिणामी बल क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत बड़ा आसान है। कहता है कि जितने भी बल हैं उन सब बलों को आप सदिश योग कर दीजिए। तो हम इन सभी बलों का सदिश योग कर देंगे। इस तरीके से ये अनंत तक चला जाएगा। कूलाम का नियम लगाते हैं, बल लिखते हैं। आप जानते हैं कि F01 को ऐसे लिखा जा सकता है K Q0 Q1 अपॉन ये जो बीच की दूरी है, देखिएगा ये Q0 ये 1, तो ये R01, इस दूरी को हम कह देंगे R01। तो R01 का स्क्वायर, और डायरेक्शन है x एक्स के विपरीत, तो हम कह देंगे -i। दूसरा बल हम लिखेंगे K Q0 Q2, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कह देंगे R02। तो R02 का स्क्वायर, ये भी -i डायरेक्शन में है। तीसरे बल को हम लिख देंगे K Q0 Q3 अपॉन R03 स्क्वायर, ये भी -i है। K Q0 Q4 R04 का स्क्वायर, ये भी -i है। और इस प्रकार से चलता जाएगा। आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस आपकी R03, ये डिस्टेंस आपके R04, इस प्रकार से चलती जाएंगी। अब और ध्यान दीजिए, हम इसमें से K कॉमन ले सकते हैं, Q0 कॉमन ले सकते हैं, और ये जो जितने भी आवेश हैं Q1 Q2 Q3 Q4 ये सब समान हैं, Q के बराबर है।
तो इन सब की जगह हम Q लिख सकते हैं 01 स्क्वायर माइनस आई कैप Q R02 स्क्वायर माइनस आई कैप Q R03 स्क्वायर माइनस आई कैप Q R04 स्क्वायर माइनस आई कैप एंड सो ऑन। आगे जाके हम Q भी कॉमन ले सकते हैं, तो Q भी हम आगे कॉमन ले लेंगे। तो आप पाएंगे ये जो परिणामी बल है वो आएगा K, Q भी बाहर, Q0 1 अपॉन R01 का स्क्वायर 1 अपॉन R02 का स्क्वायर 1 अपॉन R03 का स्क्वायर 1 अपॉन R04 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और इन सब में से माइनस आई कैप हमने बाहर निकाल दिया कॉमन। और सॉल्व करते हैं, मान रखते हैं K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q आपको पता है सारे ही 4 गुणा 10 की घात -6 हैं, Q0 1 है, R01 है 1, यहाँ ध्यान दीजिए ये 1 मीटर है, ये है 2, फिर 4, फिर 8 और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ हम मात्रक यूज़ कर सकते हैं न्यूटन, हमने मान रख दिया तो मात्रक लगा सकते हैं। तो ये बनेगा 9 चौके 36 और 9 घात में से 6 घात गई तो 3 घात बच गई। यहाँ आपके ये बचेगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 1 अपॉन 16 1 अपॉन 64 एंड सो ऑन। तो यदि आप इसको भी 1 लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1। आप गौर से देखें तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, तो सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी का हल करना सीखते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 लगा के छोड़ देते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 64 प्लस एंड सो ऑन एक गुणोत्तर श्रेणी है। जिसमें अनंत पद है, इसमें अनंत पद है, अनंत तक चलती जा रही है। अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का योग अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का योग, ये हमें ज्ञात करना है। इन सब का सॉल्यूशन जो ब्रैकेट के अंदर है, इस योग का एक सूत्र होता है S = A अपॉन 1 - R, जहां A होता है प्रथम पद, A होता है प्रथम पद। ध्यान से देखें, प्रथम पद की वैल्यू 1 है और R होता है सार्व अनुपात। सार्व अनुपात का अर्थ होता है अगला पद बटा पिछला पद। तो आप किसी भी अगले पद में पिछले पद का भाग लगाएं तो आपको मिलेगा, जैसे आपने 1/4 में 1 का भाग लगाया तो आपको 1/4 मिलेगा। आप 1/16 में 1/4 का भाग लगाएंगे तो भी 1/4 मिलेगा। 1/64 में 1/16 का भाग लगाएंगे तो भी 1/4 मिलेगा। तो ये मान रख देते हैं, इसलिए S आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 - 1/4 1 अपॉन 3/4, तो ये बन जाएगा 4/3। ये आपकी जो अनंत पदों की श्रेणी है, इसका आंसर है योग का 4/3। अब ये मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में मान रखने पर तो आपका आंसर आएगा F0 यहाँ 4/3, डायरेक्शन थी -I न्यूटन। 3 से कटेगा ये पूरा 12 बार, 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 48 × 10 की घात 3 I न्यूटन।
इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं 4.8 गुणा 10 की घात 4 माइनस आई कैप न्यूटन, क्योंकि सार्थक अंकों का नियम ये कहता है कि एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना चाहिए। तो 48 को हम 4.8 गुणा 10 की घात 1 कह सकते हैं। वो एक घात जब इसमें जुड़ेगी तो 10 की घात 4 बन जाएगी। तो फाइनल आंसर है 4.8 गुणा 10 की घात 4 माइनस आई कैप, इसकी डायरेक्शन है मात्रक न्यूटन। ये परिणामी बल Q0 पर स्थित, Q0 आवेश पर जो कि मूल बिंदु पर स्थित था उस पर।